जो तट से नजर हटाने का साहस रखते हैं, केवल वही नया समुद्र ढूंढ सकते हैं। ये शब्द हैं भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के, जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उन्हें याद करते हैं, नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस अंक में मैं लेकर आया हूँ शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित 23 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ की एक बेहतरीन सीरीज। और यह प्रश्न आपकी तैयारी के लिए और आपकी रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए इस सेशन को आप ध्यानपूर्वक, लगन और दृढ़ता के साथ अंत तक अवश्य वॉच कीजिए। चलो शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन प्रश्नावली को। कल के सत्र के अंत में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना था। कई लोगों ने इसका सही उत्तर दिया। प्रश्न था, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। यानी एक्शन रिसर्च के संबंध में इन 4 विकल्पों में से कौन सा गलत है। ऑप्शन थे, यह क्षेत्रीय समस्याओं पर जोर देता है, यह तो सत्य है। क्रियात्मक अनुसंधान क्षेत्रीय समस्याओं पर जोर देता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। दूसरा, यह तात्कालिक अनुप्रयोग पर केंद्रित होता है, यह भी सत्य है। एक्शन रिसर्च तात्कालिक अनुप्रयोगों पर केंद्रित होता है, इसे तत्काल रूप से उपयोग में लाया जाता है। इसकी उपलब्धियां सार्वभौम मान्यता पर आधारित होते हैं, यह गलत है और यही इसका उत्तर होगा। क्यों होगा यह इसका उत्तर अभी डिस्कस करता हूं। इसका उद्देश्य विद्यालयी प्रयासों को सुधारना होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से विद्यालय स्तर पर जो कमियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनका निराकरण किया जाता है, अर्थात उनमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, स्कूल के शिक्षक यानी विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसकी उपलब्धियां सार्वभौम मान्यता पर आधारित नहीं होते। इसका मतलब यह हुआ कि इसके उपरांत जो आप उपलब्धि प्राप्त करोगे क्रियात्मक अनुसंधान करके किसी समस्या का विद्यालय स्तर पर, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे, उसकी जो उपलब्धियां होगी वह यूनिवर्सल नहीं होगी, यानी सार्वभौम मान्यता पर आधारित नहीं होगी, अर्थात सार्वभौमिक नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, तो यह एक सार्वभौम मान्यता पर आधारित है। या उनका द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, जिसे E = mc² कहते हैं, तो इसे कहेंगे क्या, सार्वभौम मान्यता पर आधारित। और ये किस में आएंगे, फंडामेंटल रिसर्च में, यानी मौलिक अनुसंधान में, ना कि क्रियात्मक अनुसंधान में। इसके अतिरिक्त जैसे मेंडल का प्रभावता का नियम है, या गांधीवाद है, मार्क्सवाद है, पूंजीवाद है, तो ये क्या है, सार्वभौम मान्यता पर आधारित हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान का जो क्षेत्र है वह सीमित है, विद्यालय स्तर तक सीमित है। आज का पहला प्रश्न ये है, आराम से इन्हें वॉच करने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों, वहां एक प्रभावी शिक्षक, प्रश्न की भाषा समझिए, यानी जिस क्लासरूम में अनेक पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों। अनेक पृष्ठभूमि का मतलब अलग संस्कृति हो सकती है, गरीबी अमीरी हो सकती है, उनकी बोली भाषा, रहन सहन, खान पान, उनका कल्चर अलग हो सकता है। तो वहाँ एक इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा, ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुँचे। यानी जो बच्चे वंचित पृष्ठभूमि के हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनको आप कठिन परिश्रम करने के लिए कहेंगे ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। क्या ये इसका उत्तर हो सकता है। यानी पुश स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स टू वर्क हार्ड सो डैट दे कैन मैच अप विथ देयर पीयर्स, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा है
समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जो ग्रुप होगा बच्चों का उसमें वैयक्तिक भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देंगे, अर्थात फोकस ऑन दियर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस अमोंग द ग्रुप। तीसरा है सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा, यानी वह सांस्कृतिक जानकारी को अनदेखा कर देगा और सबको एक समान मानकर सर्वमान्य तरीके से सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा, अर्थात इग्नोर कल्चरल नॉलेज एंड ट्रीट ऑल हिज स्टूडेंट्स इन अ यूनिफॉर्म मैनर। आखिरी विकल्प है समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी का मतलब अमीर बच्चों को एक साथ रखना, गरीबों को एक साथ रखना, बहुत ज़्यादा गरीबों को एक साथ रखना, इस प्रकार से ग्रुप बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा, यानी क्रिएट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स विद दोज फ्रॉम द सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुट टुगेदर। अब इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा, 2। समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, यानी जब आप बच्चों के कल्चर को समझोगे, उनकी बोली भाषा रहन सहन के बारे में जानोगे, उनकी प्रजाति के बारे में जानोगे, तो आप उनकी वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखोगे ताकि आप बहुभाषा का प्रयोग करके उन बच्चों को सिखा सकें, उनके अनुसार शिक्षण विधियां, शिक्षण के कौशल, शिक्षण के सूत्रों का प्रयोग कर सकें। प्रश्न पर थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस किया, लेकिन मुझे लगता है आप अच्छे से प्रश्न को समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न को समझ लीजिए, एक अध्यापक के रूप में क्लास में आपकी प्रभावी उपस्थिति यानी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा होगा इनमें से? सहयोगी समादेश का प्रयोग, आक्रामक कथन करना, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण या प्राधिकारवादी होना। तो इन 4 विकल्पों में से किसके माध्यम से आप कक्षा में प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं? आक्रामक कथन करोगे तो बिल्कुल भी आप प्रभावी नहीं बन सकते, वहाँ पर बच्चे आपसे नाराज हो जाएंगे। आप डिक्टेटरशिप करोगे यानी अपने चलाओगे, प्राधिकारवादी होंगे तो आपकी तब भी नहीं चलने वाली, यानी बच्चे आपको बेस्ट नहीं मानेंगे। अब आपको 2 विकल्पों में से एक को चूज करना है, 1 और 3 में। इसी प्रकार से एलिमिनेशन मेथड यूज करना है परीक्षा हॉल में भी। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण। यह सर्वोत्तम विकल्प होगा। यहाँ पर एक शब्द है भंगिमा, इसके माध्यम से आपको ये विकल्प थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। भंगिमा का मतलब होता है जेस्चर, जैसे जेस्चर पोस्चर आपने सुना होगा, अर्थात आपका हाव भाव, आपकी मुद्रा, आपकी रीति या इंगित करना, किस प्रकार आपका जेस्चर होगा, आपका पोस्चर होगा कक्षा में, आपका हाव भाव क्या होगा, इसके माध्यम से आप बच्चों को सर्वोत्तम तरीके से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं। पता चल रहा कि आप कक्षा में एक गुंडे की तरह चले गए, आपका हाव भाव गुंडे की तरह लग रहे, बच्चे डर गए या आपसे नाराज हो गए, या आप इतने परेशान लग रहे हैं कि बच्चों को भी आप पर दया आ गई, तो आपके हाव भाव यानी आपकी भंगिमा, आपका जेस्चर पोस्चर बच्चों को पसंद आना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जैकस डिलोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग बनाया गया था जिसका अध्यक्ष जैकस डिलोर्स को बनाया गया था, और यह रिपोर्ट यूनेस्को के माध्यम से तैयार की गई थी। तो इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट, मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। यह शिक्षा पर एक स्वतंत्र आयोग गठित किया गया था यूनेस्को के माध्यम से, जिसके अध्यक्ष जैकस डिलोर्स थे। तो उस रिपोर्ट का शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। यह 1990 के दशक में यानी 1994 के आसपास गठित किया गया था। ठीक है, और
यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। यूनेस्को की धरोहर सूची आपने सुना होगा, जैसे फूलों की घाटी है, ताजमहल है, दिल्ली का लाल किला है, इनको वो इस प्रकार से अपनी सूची में रखता है और उनकी सुरक्षा प्रदान करता है। यूनेस्को की जो धरोहर सूचियाँ होती है उसमें कई सारे दुनिया के सांस्कृतिक धरोहरों को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर है। ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर कौन सा है इनमें से? एक होता उच्च, एक होता उच्चतम, यानी सुप्रीम लेवल कौन सा इनमें से ज्ञान का? जानना, समझना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, यानी ज्ञान, बोध यानी अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस विश्लेषण, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, मूल्यांकन करना यानी इवैल्यूएशन। आपने बीएस बिलोम का ज्ञानात्मक जो उन्होंने उद्देश्य दिए हैं उनमें भी देखा होगा कि मूल्यांकन को सबसे अंत में रखा जाता है। सबसे पहले ज्ञान, फिर बोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और अंत में मूल्यांकन, यानी इवैल्यूएशन सबसे अंत में आता है। तो ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर होगा मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न का सही उत्तर होगा। ध्यान से वीडियो को वॉच कीजिए और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के जो भी प्रश्न आए आप अच्छे से समझ सकें, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? प्रश्न में क्या पूछा गया? नहीं करता है। इन चारों में से कौन सा तत्व टीचिंग को इफेक्टिव नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता? इनमें से शिक्षक का ज्ञान, यह तो एकदम शिक्षण को प्रभावित करता है कि शिक्षक का अपने विषय में कैसा ज्ञान है और विषय में कैसा ज्ञान है। शिक्षकों व विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, यानी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कक्षा की ऐसी गतिविधियां जो सीखने को प्रोत्साहित करती हैं, यानी क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज जो सीखने को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं। अनुभव द्वारा सीखना यानी एक्सपीरियंस द्वारा लर्निंग। तो इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता? प्रश्न का सही उत्तर होगा शिक्षकों व विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, यह नहीं करता है। यानी कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, यह शिक्षण को प्रभावित नहीं करता, बाकी 3 ऑप्शन प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है, यानी टीचर का जो एप्टीट्यूड है, टीचर का जो एटीट्यूड है, जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है, उसका संबंध है भावात्मक क्षेत्र से, ज्ञानात्मक क्षेत्र से, सहजातात्मक क्षेत्र से या मन संचालक क्षेत्र से। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भावात्मक क्षेत्र से। तो शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है उसका संबंध होता है भावात्मक क्षेत्र से। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। और मन चालक, इसका मतलब होता है साइक्रिस्ट आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भावात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, ध्यान से वॉच कीजिए वीडियो को। यहां पर पूछा गया है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? इनमें से जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो इनमें से किसके द्वारा विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता संभव है? ठीक है, ध्यान से वॉच कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए आप वीडियो को। यहां पर आपको विकल्प दिखाई दे रहे हैं, व्याख्यान विधि, निदर्शन विधि, आगमनात्मक विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। तो इन 4 विधियों में से किसके माध्यम से आप विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता संभव कर पाओगे, या एक प्रकार से आप बच्चों को अधिकतम रूप से भाग लेने के लिए उत्साहित कर पाओगे, उन्हें मोटिवेट कर पाओगे? व्याख्यान विधि नहीं होगा, आगमनात्मक नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक विधि नहीं होगा। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 निदर्शन विधि। निदर्शन विधि के माध्यम से शिक्षण के दौरान आप विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को संभव बना सकते हो। यहाँ पर शब्द थोड़ा सा कठिन है, निदर्शन। इसको यदि मैं सरल करता हूँ, अंग्रेजी में इसे कहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो कि विज्ञान के विषय में खासकर प्रयोग में लाई जाती है।
निदर्शन को आप अन्य शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसे आप नमूना कह सकते हैं, प्रदर्शन विधि कह सकते हैं, निरूपण भी कई जगह इसे लिखा होता है, या प्रमाण भी लिखा होता है। तो अंग्रेजी में आप इसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहेंगे। इसके माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यानी आप कक्षा में कोई प्रयोग करते हैं, बच्चे उसे देखते हैं, उसमें उन्हें अच्छा भी लगता है, ज्ञान भी स्थायी होता है, और उनकी जो प्रतिभागिता है, सहभागिता है, वो भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से आपको कठिन शब्दों को आसान करना है ताकि आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? इन चारों में से कौन सा ऐसा स्तर है जो शिक्षण में पूर्व से निर्धारित नहीं होता, यानी प्री प्लान्ड नहीं होता, पूर्व से निर्धारित नहीं होता? स्मरण, बोध, विभेदीकरण या प्रावर्तित? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, विभेदीकरण। विभेदीकरण शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो विभेदीकरण शब्द है, इसको भी आपको सरल करना पड़ेगा ताकि आप इसे समझ पाओगे। विभेदीकरण को आप अंग्रेजी में कहोगे डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन, या इसे आप हिंदी में विशिष्टीकरण भी कह सकते हैं। अवकलन भी इसे कई जगह लिखा होता है। तो विभेदीकरण का मतलब है उससे एक प्रकार से बांटना, यानी विभाजित करना, अर्थात डिफ्रेंशिएशन, विशिष्टीकरण या विभेदीकरण, उसका विभेद करना, भाग करना। तो यह शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। बाकी स्मरण, बोध और प्रावर्तित यह पूर्व निर्धारित हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में है। कोई टीचर है जो कक्षा में एक मैसेज भेजता है शब्दों में या चित्रों में, या तो आप वर्ड्स में भेजोगे या आप पिक्चर में भेजोगे। तो विद्यार्थी क्या होगा उसमें? एनकोडर्स, प्रोपेगेटर्स, एजिटेटर्स या डिकोडर्स? प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, डिकोडर्स। टीचर इसमें होगा एनकोडर्स, यानी कोडिंग एंड डिकोडिंग आपने सुना होगा। तो टीचर इसमें क्या है? भेजने वाला है, अर्थात सेंडर है, यानी एनकोडर्स है। बच्चा उसे डिकोड करेगा, इसलिए बच्चा वहां पर क्या होगा? डिकोडर्स होगा। समझ गया आप? तो कोड एंड डिकोड होता है, जो भेजता है उसे आप एनकोडर्स कहोगे, और जो उसे रिसीव करेगा, उसे समझेगा, उसे डिकोडर्स कहेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, यानी क्लास कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित यानी टीचर सेंटर्ड, छात्र केंद्रित स्टूडेंट सेंटर्ड, सामान्य केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित? बताइए इनमें से कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? प्रश्न का सही उत्तर है छात्र केंद्रित, यानी चाइल्ड सेंटर्ड। आपको पता होना चाहिए वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम है, खासकर 2009 के बाद, 2005 के बाद, जब 2005 में एनसीएफ आया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, उसके बाद शिक्षा को एक प्रकार से बाल केंद्रित अर्थात छात्र केंद्रित बना दिया गया है। तो आपको अपने उत्तर को लगभग हमेशा छात्रों के पक्ष में ले जाना है। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को कहते हैं, यानी क्लास में टीचर के कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? अंतर्वैयक्तिक यानी इंट्रा कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं, जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन, सामूहिक संचार ग्रुप कम्युनिकेशन, या आमने सामने का संप्रेषण? ठीक है, क्या कहेंगे कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सामूहिक संचार, यानी ग्रुप कम्युनिकेशन इसे कहा जाएगा। समझ गया आप? ध्यान से वॉच कर लीजिए। ग्रुप कम्युनिकेशन कहोगे आप कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को, यानी टीचर के कम्युनिकेशन को। अगला प्रश्न है, दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना से अभिप्राय है, यानी आपने दंड नहीं दिया और बच्चा बिगड़ गया, तो दंड न देकर बच्चे को बिगाड़ना से क्या मतलब है? यहाँ पर कक्षा में दंड पर रोक लगा देनी चाहिए, यानी कक्षा में किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहिए। शारीरिक दंड स्वीकार्य नहीं है, यानी फिजिकल पनिशमेंट एक्सेप्ट नहीं है। अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए, यानी जब बच्चा गलत करता है, अवांछित बिहेव करता है, नियम तोड़ता है, यानी एक इस प्रकार का बिहेव करता है जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है, स्कूल के लिए अच्छा नहीं है, तो उसे दंड दिया जाना चाहिए।
या बच्चों को छड़ी से पीटा जाना चाहिए? ये तो खैर नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। तो दंड का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा कोई गलत काम कर रहा तब भी आप उसे दंड दे ही नहीं रहा हो। अगर अवांछित व्यवहार कर रहा है तो आप उसे थोड़ा सा दंड दे सकते हैं। हो सकता वो फिजिकली मेंटली ना हो, किसी दूसरे प्रकार का हो, जिसमें बच्चे को अनुभव हो कि उसे अपने आप में अनुभूति हो कि मैंने गलत किया था इसलिए मुझे पनिशमेंट दिया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करता है तो, यानी जब टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करता है तो क्या महत्वपूर्ण होता है इनमें से? तदनुभूति, सहानुभूति, उदासीनता या विद्वेष? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, तदनुभूति। यानी जब शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करता है तो तदनुभूति महत्वपूर्ण होता है। अब ये भी कठिन शब्द है। तदनुभूति का मतलब होता है इम्पैथी। इम्पैथी अब आपको थोड़ा सरल लग रहा होगा, और भी सरल करोगे तदनुभूति को यदि आप अन्य शब्दों में देखोगे पर्यायवाची में, तो इसे आप हमदर्दी कहोगे, संवेदना कह सकते हो, समानुभूति भी आप इसे कह सकते हो। तो अब आपको लग रहा होगा शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करता है तो हमदर्दी महत्वपूर्ण होता है, या संवेदना महत्वपूर्ण होता है, या समानुभूति महत्वपूर्ण होता है, या इम्पैथी महत्वपूर्ण होता है, ऐसे आपको समझना है। और इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय आपको परीक्षा हॉल में पेपर में अंग्रेजी वाले पोर्शन को देखना है, क्योंकि अंग्रेजी यदि आप थोड़ा सा समझ जाओगे तो प्रश्न सही और सरल बन जाएगा। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है? अधिगम यानी सीखना अर्थात लर्निंग। तो इनमें से अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा है, सबसे बेस्ट मीनिंग? कौशल अर्जन यानी स्किल को एक्वायर करना, व्यवहार संशोधन, आपके बिहेव में एक प्रकार से इम्प्रूवमेंट होना, संशोधन होना, सुधार होना, परिवर्तन होना, व्यक्तिगत समायोजन यानी पर्सनल एडजस्टमेंट, या ज्ञान को दिमाग में बैठाना अर्थात उसे रटना या याद कर लेना। वैसे आपको चारों सही लग रहे होंगे। सही उत्तर है व्यवहार परिवर्तन, यानी अपने बिहेव में परिवर्तन लाना, संशोधन करना। तो सीखने का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना, व्यवहार में सीखना या परिवर्तन लाना, संशोधन करना। जो आपका पूरा बिहेव है उसमें थोड़ा सा सकारात्मक परिवर्तन लाना को उसे आप अधिगम कह सकते हो। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है? यह एक विकृति है, यानी एक प्रकार का आप रोग कह सकते हैं। तो डिसलेक्सिया संबंधित है इनमें से किसी से? मानसिक विकृति से, व्यवहार संबंधी विकृति से, पठन विकृति से, या लेखन विकृति से? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, पठन विकृति से संबंधित है डिसलेक्सिया। आपने आमिर खान की तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, तो उसमें आपने उस छोटे बच्चे को देखा होगा, तो उससे आप डिसलेक्सिया को अच्छे से समझ सकते हैं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, और इस प्रकार के प्रश्न में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। तो इनमें से मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान करनी है जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। स्थानन, नैदानिक, संकलनात्मक या रचनात्मक? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, रचनात्मक, यानी क्रिएटिव आप कह सकते हैं। यह उनकी सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। यानी जब बच्चा क्रिएटिविटी करेगा, क्रिएटिव होगा, तो उससे उनमें एक प्रकार से पृष्ठपोषण का काम होगा। तो इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है स्थानन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है। ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा। स्थानन का मतलब होता है लोकेशन। अब आपको सरल लग गया होगा, या इसे आप अवस्थिति, स्थिति, स्थापन या स्थान भी कह सकते हो। तो स्थानन का मतलब है लोकेशन, जैसे आपकी लोकेशन कहाँ पर है। तो अब आप इसे आसानी से समझ चुके होंगे। प्रश्न का सही उत्तर है रचनात्मक। यह
बच्चों को या विद्यार्थियों को शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है या फीडबैक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, यह कथन संबंधित है। एक स्टेटमेंट है यहाँ पे दिया गया है, तो यह किसने कहा? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या श्री अरविंदो? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, स्वामी विवेकानंद ने कहा है शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। यानी बच्चे के अंदर जो पहले से विचार होते हैं, जिज्ञासा होती है, उनको बाहर निकालना, उनका आविर्भाव करना ही क्या है? शिक्षा है। अगला प्रश्न है, अध्यापक द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? इनमें से एक टीचर है, उसके द्वारा अनुदेशात्मक सहायक सामग्री, यानी अनुदेशात्मक का मतलब है प्रशिक्षण संबंधी, या इंग्लिश में आप इसे कहोगे इंस्ट्रक्शनल सहायक सामग्री। ठीक है, जैसे टीचर पढ़ाते समय सहायक सामग्री का यूज करता है, टीचिंग एड्स होते हैं, उनके माध्यम से शिक्षण को सरल बनाता है, बच्चे उसे अच्छे समझते हैं। क्यों करता है? कक्षा को गरिमा प्रदान करने के लिए, विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए, संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए, अनुशासन की सुनिश्चितता के लिए। तो क्यों करता है कोई अध्यापक अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का उपयोग? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। यानी जो कोई कॉन्सेप्ट है, कोई संकल्पना है, उनको स्पष्ट करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए, ताकि बच्चे उससे अच्छे से समझ जाएं, इसके लिए टीचर अनुदेशात्मक सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, उपयोग करता है इनका। ठीक है, ताकि प्रशिक्षण संबंधी जो बातें हैं उन्हें आसानी से समझ सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं? यानी पर्सनैलिटी के 6 टाइप बताए हैं। इनमें से किसने व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर? स्प्रेंगर, क्रेस्मर, जुंग या हिप्पोक्रेटिस? बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, स्प्रेंगर। स्प्रेंगर ने सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। पहला है सिद्धांतवादी। ठीक है, इनमें से आप ध्यान से देख लीजिए, यानी जो थ्योरेटिकल टाइप के लोग होते हैं, जो दार्शनिक टाइप के होते हैं। दूसरा अर्थवादी, यानी जो आर्थिक टाइप के होते हैं, जो धन की बात करते हैं, इन्हें आप द इकोनॉमिक कह सकते हैं। सौंदर्यवादी, कई किताबों में से कलात्मक भी लिखा होगा, इसे आप कह सकते हैं एक प्रकार से एस्थेटिक। ठीक है, एस्थेटिक आप कह सकते हो। समाजवादी भी एक प्रकार के लोग होते हैं उसमें, जिन्हें द सोशल कह सकते हो। राजनीतिवादी होते हैं द पॉलिटिकल, और धर्मवादी भी लोग होते हैं, यानी द रिलीजियस। तो स्प्रेंगर ने सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए, जो कि यहाँ पर है सिद्धांतवादी, अर्थवादी, सौंदर्यवादी या कलात्मक, समाजवादी, राजनीतिवादी और धर्मवादी। तो इन्हें आप ध्यान में रख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी इसका दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान से वॉच कीजिए। निम्न में से किसने व्यक्तित्व को शारीरिक रचना के आधार पर 4 भागों में बांटा? यानी शरीर रचना के आधार पर इनमें से किसने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा? स्प्रेंगर, केस्मर, सेल्डन, युंग? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, क्रेस्मर ने। ठीक है, और जो इससे पहले के प्रश्न में हमने देखा था, वहां पर 6 प्रकार बताए थे। यहाँ पर क्रेस्मर ने शारीरिक रचना के आधार पर 4 भाग बताए हैं। ठीक है, और वो 4 भाग कौन कौन से बताए हैं? पिकनिक प्रकार, एस्थेनिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार और डिस्प्लेस्टिक प्रकार। ये 4 प्रकार बताए हैं किसने? क्रेस्मर ने, शारीरिक रचना के आधार पर। और क्रेस्मर ने एक पुस्तक लिखी है फिजिक एंड कैरेक्टर, फिजिक एंड कैरेक्टर, उसमें इनका उल्लेख किया। यह जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे क्रेस्मर। तो इन्होंने 4 प्रकार बताए शरीर रचना के आधार पर। और आपको ध्यान दिला दूं, कई किताबों में इसे 3 भी लिखा है। वहाँ पर पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक लिखा है, और डिस्प्लेस्टिक को बहुत कम किताबों में लिखा है। तो यदि
प्रश्न आता तो आप ऑप्शन पे ध्यान देना एग्जाम हॉल में किस प्रकार से प्रश्न आता है और उसके ऑप्शन कैसे होते हैं, लेकिन इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने व्यक्तित्व को एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टामार्फी शारीरिक तत्वों के द्वारा व्यक्त किया? यानी किसने व्यक्तित्व को इन 3 तरीकों के आधार पर, यानी इन 3 प्रकार के शारीरिक तत्वों के आधार पर निर्धारित क्या व्यक्तित्व के प्रकार बताए? सिगमंड फ्राइड, क्या ये इसका उत्तर हो सकता है? बताने की आप कोशिश कर सकते हैं। हिप्पोक्रेटिस, शेल्डन या क्रेस्मर? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, शेल्डन। शेल्डन ने व्यक्तित्व को एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टामार्फी शारीरिक तत्वों के द्वारा व्यक्त किया। तो ये आप समझ सकते हैं। और शेल्डन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ये आप ध्यान में रख लीजिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी आखिरी के 2 प्रश्न बचे हैं, इन्हें आप ध्यान से वॉच कर लीजिए। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम शिक्षण से संबंधी और अदर्स एग्जाम्स के लिए इस प्रकार के प्रश्न लेकर आते रहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, डॉट डॉट किया गया है पहले, अवधि के अंत तक बालक मानसिक निरूपण करने वाले क्रियाकलापों जैसे बहाने बनाना में संलग्न होने में सक्षम हो जाता है। तो इन 4 अवस्थाओं में से किस अवस्था में या किस अवधि के अंत तक बालक मानसिक निरूपण करने वाले क्रियाकलाप जैसे किसी चीज़ के लिए बहाने बनाना, इस प्रकार के कार्यों में संलग्न हो जाता है या सक्षम हो जाता है? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक के अलावा मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। 4 ऑप्शन हैं, आप सही उत्तर को बताने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, संवेदी गामक अवस्था में या इस अवधि के अंत तक बालक मानसिक निरूपण करने वाले क्रियाकलाप जैसे बहाने बनाने में संलग्न होने में सक्षम हो जाता है। और आपको ध्यान दिला दूं, संवेदी गामक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, ये दिए किसने हैं? स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने। इन्होंने बच्चों के बौद्धिक विकास को 4 विशिष्ट चरणों में विभाजित किया। यानी बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है, बौद्धिक विकास है, इसको जीन पियाजे ने 4 चरण में विभाजित किया। इनके अनुसार जो ये संवेगात्मक गामक अवस्था है, जिसे संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, यह 0 से 2 वर्ष तक होती है, यानी जब बच्चा 2 वर्ष का होता है। मूर्त संक्रियात्मक होता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था तक, जब बच्चा 7 से 11 साल का होता है। पूर्व संक्रियात्मक होता है 2 से 7 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक होता है 11 से 15 वर्ष। तो सबसे पहले इसमें आता है संवेदी गामक अवस्था, या इसे आप संवेगात्मक गामक अवस्था भी कहोगे, जो 0 से 2 वर्ष है। फिर पूर्व संक्रियात्मक आएगा जो 2 से 7, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15। तो इसमें होता क्या है कि जो संवेदी गामक अवस्था है, नंबर 1 वाला विकल्प, उसमें बच्चा बहाने बनाना जैसे इस प्रकार के जो बहाने होते हैं या मानसिक निरूपण होता है, उनको समझने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अर्थात इसमें बच्चा क्या करता है? वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित कर लेता है। इसमें जब उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तु उपस्थित नहीं होती, तब भी वह उनके संबंध में मानसिक चित्रण कर लेता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर होगा। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आज का आखिरी प्रश्न ये है, निम्न में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में विभाजित किया? यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में किसने विभाजित किया? C.G. जुंग, शेल्डन, क्रेस्मर, स्प्रिंगर। इन 4 में से सही उत्तर को बताने की कोशिश कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में अवश्य इसका जवाब दीजिए। बाद में अंतर्मुखी बहिर्मुखी के बाद एक नया आया जिसे उभयमुखी कहते हैं, यानी एम्बीवर्ट। तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में किसने विभाजित किया? इन 4 मनोवैज्ञानिकों में से यह उत्तर आपको बताना है। मुझे लगता है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो
आप योर सिलेक्शन श्योर सर्च कीजिए, आप जुड़ जाइए, या उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़िए, योर सिलेक्शन श्योर नाम से फेसबुक पेज है, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए गंगा प्रकाश वैश्विक के नाम से। ठीक है, तो ये हमारे सोशल हैंडल्स हैं। आप हमें इतने जगह खोज सकते हैं, इतने जगह हमसे मिल सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले पार्ट्स में इसी प्रकार के प्रश्नों को लेकर। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए शिक्षण से संबंधित अनेक परीक्षाओं से लिए गए हैं, जो कि आपकी तैयारी के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। और मुझे लगता है इसमें मैंने आपको कठिन शब्दों को थोड़ा सा सरल भाषा में समझाने का भी प्रयास किया, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। मिलते हैं अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे।